Hello everyone. So today we are going to start chapter number 2 of biology, that is biological classification. So in the chapter living world, we have studied about what are the characteristics of the living organisms. We have studied about taxonomy, the different, the processes involved in taxonomy. We have studied about nomenclature. We have studied about taxonomic categories, that is species, genus, family, order, class, phylum or division, and kingdom. And finally, we have studied about taxonomic categories. So in this chapter, we are going to study about various attempts of classification. We will be studying in detail about kingdom Monera, fungi, and Protista. We will be having a basic introduction of kingdom Plantae and Animalia, as you have already two chapters which are devoted to kingdom Plantae and kingdom Animalia separately. And at last, we will be studying about virus, viroids, and prions. So if you feel that this video is helpful for you, then don't forget to subscribe and like this video. It's my first video, so I hope that I'll get a lot of love from you so that I get encouraged to make more videos like this. So let's start without any delay. So Aristotle was the first scientist जिन्होंने classification दिया था. So Aristotle, he is also known as father of zoology, and he was he gave a significant contribution toward in the field of zoology. So that's why he got a title of father of zoology. So Aristotle was the first scientist जिन्होंने classification दिया था, scientific basis of classification दिया था. He classified plants into three categories: trees, shrubs, and herbs, बेस्ड ऑन सम सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. और एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था. दोज हैव रेड ब्लड एंड दोज हु डू नॉट हैव द रेड ब्लड. जिनका रेड ब्लड था जिन एनिमल्स का, उनको इन्होंने नाम दिया था इनाइमा, एंड जिनका रेड ब्लड नहीं था उनको इन्होंने नाम दिया था अनाइमा. So I hope it's clear. Aristotle is also known as father of zoology. He was the first scientist जिन्होंने classification दिया था. Plants को इन्होंने three categories में divide किया था: trees, shrubs and herbs. और एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था: जिनका रेड ब्लड है और जिनका रेड ब्लड नहीं है. जिनका रेड ब्लड है उनका नाम इन्होंने इनाइमा दिया था, और जिनका रेड ब्लड है उनका नाम इन्होंने इनाइमा दिया था, और जिनका रेड ब्लड नहीं है उनका नाम इन्होंने अनाइमा दिया था. सो इट वाज ऑल अबाउट एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन. So the next topic which we have is the two kingdom classification. So अब नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए वो थे कैरलस लिनेयस. 1758 में इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया था. टू दो ग्रुप्स बना दिए थे ऑर्गेनिजम्स के. पहला था किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे में सारे प्लांट्स आ गए और किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ गए. ठीक है, तो ये कैरलस लिनेयस की फोटो है. सो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, लेट्स सी. हाँ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या ड्रॉबैक्स रहे थे. तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने दो किंगडम में तो क्लासिफाई कर दिया सभी ऑर्गेनिजम्स को, पर अब क्या ड्रॉबैक रहा उसका कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे. प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जो कि प्रिमिटिव होते हैं, दे आर नॉट मच डेवलप्ड. और यूकैरियोटिक होते हैं जो कि बहुत डेवलप्ड होते हैं. सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक साथ आ गए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. फिर क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक साथ आ गए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ गए, है ना. जैसे क्लैमिडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और स्पायरोगैरा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. पर दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, है ना. ऊपर भी यही हुआ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया, है ना. प्लांट्स में देखो, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को प्लांट्स में डाल दिया, है ना. थर्ड था कि देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन हेटरोट्रॉपिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स. अब देखो, कुछ हैं जो अपना फूड बना सकते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, और कुछ हैं जो अपना फूड नहीं बना सकते जो कि होते हैं हीटरोट्रॉफिक जैसे कि फंजाई. पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि हीटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स एक ही कैटेगरी में आ गए, जो कि अंडर किंगडम प्लांटे में दोनों को डाल दिया गया. सो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स रहे. पहला ड्रॉबैक था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं था, दोनों को एक ही किंगडम में डाल दिया. सेकंड डिफरेंशिएशन जो था, सेकंड ड्रॉबैक जो था वो था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया. थर्ड डिफरेंशिएशन था, heterotrophs को और autotrophs को एक ही ग्रुप में डाल दिया. So this was the drawback of two kingdom classification. So I hope it's clear.
The next classification was the five kingdom classification. और भी classification है, पर as per the syllabus we have five kingdom classification. So five kingdom classification was given by scientist R.H. Whitaker. Name is very much important. So five kingdom classification was given by R.H. Whitaker in the year 1969. He classified organisms into five groups, five kingdoms. The first was kingdom Monera, second is kingdom Protista, third is kingdom Fungi, fourth is kingdom Plantae, and fifth is kingdom Animalia. So in this chapter, we are going to study in detail about kingdom Monera, kingdom Protista, and kingdom Fungi. Chapter 3 is devoted to kingdom Plantae and chapter 4 is devoted to kingdom Animalia. So we will be studying these two kingdoms separately in chapter 3 and chapter 4. But in this chapter, we are going to study in detail about kingdom Monera, Protista, and Fungi. So on what basis R.H. Whitaker ने organisms को classify किया था? The first was cell structure. Cell का structure कैसा है? Whether it is a prokaryotic or whether it is eukaryotic. Second is thallus organization या फिर हम इसे body organization भी कह सकते हैं. Like कि whether organism unicellular है या multicellular है. Third है mode of nutrition कि अपना खाना बना सकता है या नहीं बना सकता. Fourth is reproduction. And fifth is phylogenetic relationship. The word is very much important. Wait. The word is very much important, that is phylogenetic relationship. Phylogenetic means evolutionary relationship कि उन दोनों दो ऑर्गेनिजम्स के बीच क्या evolutionary relationship है ना. ये भी इन्होंने कंसीडर किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में. So it is very much important. Okay, so this was about five kingdom classification. So let's move ahead. Now the characteristics of five kingdom classification. Now see, these are five kingdoms which R.H. Whitaker have made. Now let's see the basic characteristics of the five kingdoms of classification given by R.H. Whitaker. So first is kingdom Monera. If we'll talk about kingdom Monera cell type, so definitely kingdom Monera are prokaryotic. You have already studied in class 9th about kingdom Monera. They are prokaryotic. They do not have the well-defined nucleus and the nuclear membrane. They do not have the membrane-bound organelles. Monera are prokaryotic. Protista are eukaryotic. Fungi are again eukaryotic, and Plantae, they are also eukaryotic, and Animalia, they are also eukaryotic. Talking about the cell wall. So in Monera, the cell wall is non-cellulosic. It's not cellular, it's cellulosic. So cell wall is not made up of cellulose. Okay. Cell wall is made up of polysaccharidae and amino acids. You should know that in Monera, cell wall is not made up of cellulose, but it is made up of polysaccharidae and amino acids. In Protista, cell wall is present in some organisms. However, in some organisms, cell wall is not present. If we'll talk about fungi, in fungi the cell wall is present without cellulose. In fungi also cell wall is present but without cellulose. In fungi cell wall is made up of chitin. Okay, we will be studying in detail later on. In Plantae, cell wall is made up of cellulose. Cell wall is present and it is made up of cellulose. And in Animalia, we know that cell wall is absent. Now in Monera, nuclear membrane is absent. As I have already told you that Monera is a prokaryote. You know, in prokaryotes, nuclear membrane is absent and they do not have also the well-defined nucleus. In Protista, nuclear membrane is present. In fungi also it is present. Plantae also, and in kingdom Animalia also, nuclear membrane is present. Now Monera, body organization. Monera have cellular organization. Monera are usually unicellular. And Protista are also unicellular. Fungi are multicellular. They have the loose tissues. Okay. Plantae, they have the tissue and organ organization, and in Animalia we have tissues, organs, and organ systems. Now, mode of nutrition. Moneras can be autotrophic as well. They can be heterotrophic as well. And in autotrophs, they can be photosynthetic, means they make their food with the help of light and water, and they can be chemosynthetic as well, means that they can make their food with the help of chemicals. And in heterotrophs, we'll talk about they are saprophytic.
they feed on dead and decaying matter, or they can be parasitic, means they need a host to sustain their life. Now talking about Protista, so they can be autotrophic or they can be heterotrophic as well. So they can be heterotrophic as well and they can be autotrophic. In autotrophs, they are only photosynthetic, means that they do not have any chemosynthetic organism. In fungi, heterotrophic, saprophytic or parasitic, means that they are heterotrophs. Fungi cannot prepare their own food, and they may be saprophytic, means they get their food from dead and decaying matter, or they can be parasitic, means that they lives in a body of host and obtain their food from it. Plante, we all know that कि plants अपना खाना खुद बना सकते हैं. Animalia, animal animals, they cannot make their own food, means they are also heterotrophs, and they have holozoic mode of nutrition, you have already studied in class 9th, and saprophytic mode of nutrition, means that they obtain their food from dead and decaying matter. So these are the general characteristics of, the five kingdoms. We will be studying in detail in the later classes, but it was, the general introduction of the basic characteristics of five kingdoms given by R.H. Whitaker. So the first kingdom which we have is kingdom Monera. Now I have written below that is bacteria. Why? Because you know majority of the organisms जो कि इस kingdom में आते हैं, they are bacterias also only. So the majority of the organisms which are in Monera, they are bacterias. So that's why I have written that kingdom Monera and I have written below that is bacteria. क्योंकि इसके जितने भी organisms हैं, most bacterias ही हैं. So now we will be studying in detail about this kingdom. Now you can see this photo. There is a boy और उसके हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज लगे हुए हैं. तो ये बैक्टीरियाज क्या हैं? ये सारे मोनेरा में आते हैं. ये सभी किंगडम मोनेरा में आते हैं. ठीक है. और बैक्टीरियाज आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इस अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे आर बैक्टीरियाज ओनली. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन सॉइल. ओके. नाउ बैक्टीरियाज की एक स्पेशलिटी होती है कि वो बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं, जहां पर हम भी सरवाइव नहीं कर सकते. दे कैन सरवाइव ओवर देयर आल्सो, लाइक नियर द हॉट स्प्रिंग्स, दे कैन सरवाइव इन द डेजर्ट्स, है ना, वेरी स्नोई एरियाज में भी, या फिर डीप डाउन ओशंस में भी, है ना. ये कहीं पर भी जहां पे मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहां पर भी सरवाइव कर सकते हैं. जैसे नियर द वोल्केनोज, नियर द अंटार्कटिका आल्सो दे हैव वेरी low temperature at Antarctica and Arctic, है ना, and they can also survive in the deep oceans. So बैक्टीरियाज की, या फिर हम कह सकते हैं मोनेरन्स की एक एबिलिटी है कि दे कैन सर्वाइव इन द मोस्ट हार्श कंडीशंस, and most of the moneras are parasites also, which I have written over here. So let's move on. Now it's very much important, and it is very much important for the examination point of view कि मोनेरास को अगर हम शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो वी हैव फोर कैटेगरीज. सबसे पहले होते हैं कोकस. नाउ जो बैक्टीरिया जो कि राउंड शेप के होते हैं, जैसे ये देखो फोटो में देखो कि दीज आर द बैक्टीरिया राउंड शेप है इनकी, इनको हम बोलते हैं कोकस. और कोकस का ही प्लूरल होता है कोकाई. ठीक है. तो कोकस क्या है? राउंड शेप्ड बैक्टीरियाज या फिर स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज. सेकंड है हमारा बैसिलस. बैसिलस आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज. You can see the pic over here, that is they are the rod shaped bacteria, they have the rod like shape. Third is Vibrium. Vibrium is a comma shaped bacteria. Now you can see this is the example of Vibrio, that it's a comma shaped bacteria. Vibrio is a comma shaped bacteria. And the fourth is Spirillum. Spirillum, they have the spiral shape. You can see over here that it's a spiral shape. So this is Spirillum. So it's Spirillum. Okay. So we have, based on the shapes, we have classified bacteria into four categories. First is Coccus. They have the round shape. Bacillus, they have the rod shaped.
We have Vibrium, which is comma shaped, and Spiralum, which is a spiral shaped. So you should remember this along with the diagrams. Now, the next is bacterial structure is very simple, but they are complex in behavior and show metabolic diversity. बेसिक चीज है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इट इज वेरी सिंपल, है ना, बट स्टिल अगर हम बात करें दे कैन सर्वाइव इन द मोस्ट हार्श कंडीशंस, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इट कि अगर हम हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ये नहीं बताता कि वेदर वी विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट, क्योंकि हम तो बैक्टीरिया से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट सर्वाइव नियर द वोल्केनोस, बट बैक्टीरिया दे कैन सर्वाइव। सो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, जरूरी नहीं है कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है जिनका सिंपल स्ट्रक्चर है वो नहीं सर्वाइव कर सकते। इट मे बी पॉसिबल कि दे हैव बेटर क्वालिटीज देन अस, है ना, टू रेजिस्ट दोज हार्श कंडीशंस। सो this is the feature we should learn from bacteria, that structure do not matter, है ना। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है ना, बट स्टिल दे कैन सर्वाइव इन द मोस्ट हार्श कंडीशंस। नाउ सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल, जैसा कि मैंने बताया था दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉप्स होते हैं सम ऑफ द बैक्टीरियाज, बट मेजॉरिटी आर हीटरोट्रॉप्स। पर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज होते हैं दे आर हीटरोट्रॉप्स, दे कैन नॉट मेक देयर ओन food and are dependent on other organisms for their food. Now, this is very much important that we classify bacteria into two categories. First is Archaebacteria and second is Eubacteria. We have further classified Archaebacteria into three categories, which is halophiles, thermoacidophiles, and methanogens. And Eubacteria we have classified into two categories, autotrophs and heterotrophs. In autotrophs, we have two categories, photosynthetic and chemosynthetic. In heterotrophs, we have two categories, saprophytic and parasitic. So you should learn this flow chart by heart. It is very much important. Now I have some pictures for you all. This is halophiles. Now archaebacterias की अगर हम बात करते हैं, archaebacterias होते हैं primitive bacterias, ठीक है। primitive bacterias होते हैं और इनकी ability होती है कि ये सबसे हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हेलोफाइल्स, हेलो का क्या मतलब होता है, वी नो इट इज सॉल्ट, है ना। हेलोफाइल्स उन जगहों पे पाए जाते हैं जो कि बहुत सॉल्टी होते हैं, मींस दे आर फाउंड इन सॉल्टी एरियाज, है ना, दे आर सॉल्ट लवर्स, दे आर फाउंड इन सॉल्टी एरियाज, मोस्ट सॉल्टी एरियाज में भी हमें हेलोफाइल्स मिल जाएंगे। सेकंड है हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स आर फाउंड इन दोज एरियाज वेयर वी हैव lot of heat, like near the hot springs. So thermoacidophiles are heat lovers, or you can say that they are hot spring lovers. They are found in the hot springs. Third is methanogens. Now methanogens are mainly found in marshy areas, or मिथेनोजेंस का एक वो भी है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, दैट इज मिथेन। तभी इनका नाम मिथेनोजन दिया गया बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन, हाउ वी विल बी लर्निंग later on. But for now we know that archaebacteria are the primitive bacteria. We have three types of archaebacteria. Halophiles are the salt lovers. Thermoacidophiles are hot spring lovers. And methanogens are methane lovers, and they are mainly found in marshy areas. Now archaebacteria have the different cell wall structure for their survival in extreme conditions. Methanogens are present in guts of some ruminant animals, cows और buffaloes के guts में हमें methanogens मिलते हैं। और methanogens ही वो bacteria हैं जिनकी मदद से जो काऊ का और buffaloes का डंग होता है ना, जिनसे हम बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो bacteria होते हैं इन्वॉल्व इनमें वो होते हैं methanogens. So methanogens are found in guts of some animals which are cows and buffaloes. They produce methane from the dung of these animals. So this is a question that which archaebacteria is responsible for the production of methane from the guts of from the dung of ruminant animals. So your answer should be methanogens. So now let's move on. Eubacterias. Eubacterias are the true bacteria.
दे हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन. इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज वेरी मच रिजिड. दे हैव फ्लैजिलम. दे हैव फ्लैजिला फॉर मूवमेंट. एंड यू नो ना व्हाट इज फ्लैजिला? टेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर मूवमेंट, है ना. इट इज फ्लैजिला ओनली, है ना. लाइक यू कैन सी इन दीज, है ना. From the back it's a tail like structure, that is flagella. And they include autotrophs. Now eubacteria are autotrophs as well as they are heterotrophs. Now they may be autotrophic or they may be heterotrophic as well. In autotrophic they may be photosynthetic, means they are making the food with the help of light, and chemosynthetic means they are making the food with the help of chemicals. Now, photosynthetic autotrophs. Now we are studying eubacteria only. In the first category of eubacteria is photosynthetic autotrophs. And the example we have cyanobacteria. Now they have chlorophyll A, similar to that of green plants. Now इनके पास भी chlorophyll होती है ना? And we know that chlorophyll plays a major role in the production of food. So the chlorophyll is present in cyanobacterias, and साइनोबैक्टीरियाज को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. नाउ द लॉट ऑफ यू मे बी कंफ्यूज्ड दैट साइनोबैक्टीरियाज को हम एल्गी में भी पढ़ते हैं और साइनोबैक्टीरियाज को मोनेरा में भी पढ़ते हैं. तो साइनोबैक्टीरिया का केस डिफरेंट है. साइनोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बैक्टीरिया की तरह होता है, और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि अपना फूड खुद बना सकते हैं, क्लोरोफिल होती है, वो प्लांट्स की तरह होती है. तो अभी भी इस पे थोड़ी कंफ्यूजन है कि साइनोबैक्टीरिया को कौन सा किंगडम दें, बट स्टिल एज पर द सिलेबस इट इज इन द किंगडम मोनेरा ओनली, सो वी विल बी स्टडिंग इन दिस ओनली कि साइनोबैक्टीरियाज को हम ब्लू ग्रीन एल्बी भी बोलते हैं. नाउ दे मे बी unicellular, they may be colonial, they live in colonies, or they may be filamentous, they may be marine, means they are found in marine water, or they may be terrestrial algae, means that they are found in terrestrial habitats also. Now colonies are generally surrounded by a gelatinous sheet. Now if we talk about the colonies, है ना, कॉलोनीज के ऊपर एक शीट कवरिंग होती है, जेली लाइक शीट, जेलीटेनस शीट होती है ना. तो वो उसको सराउंड करती है कॉलोनीज को. अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज. अब क्या होता है ना, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, अभी मैंने बताया कि दे आर फाउंड इन मरीन हैबिटेट ऑल्सो. तो अभी क्या होता है ना कि ये क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. और जब ये मल्टीप्लाई करते हैं, साइनोबैक्टीरिया का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है. तो क्या होता है कि पूरी जो वाटर बॉडी होती है इट बिकम्स ग्रीन. और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है. और मेनली क्या होता है ना कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स की जो वो होती है, जैसे जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अम, उस हैबिटेट में, मरीन हैबिटेट में. तो मतलब इससे क्या होता है कि मतलब लॉट ऑफ प्लांट्स जस्ट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन दैट एरिया. दिस इज व्हाट एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं इसे. Now, some of the eubacteria they can fix atmospheric nitrogen. जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उनको फिक्स करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड heterocyst. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे हैव heterocyst एज वेल. देखो ये डायग्राम है नॉस्टॉक का, इसमें देखो ये जो सेल्स होते हैं, इट इज एन डायग्राम ऑफ नॉस्टॉक. ओके, तो ये सेल्स देखो, इट इज अ heterocyst सेल्स, है ना. इनका काम क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है इसको फिक्स कर देते हैं. सो ऐसे दो तरह के बैक्टीरियाज हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जो कि है नॉस्टॉक और एनाबेना. ठीक है, नेम्स यू शुड रिमेंबर. So let us revise कि हमने अभी तक किया क्या, that they have chlorophyll. इन पे chlorophyll होती है due to which they can make their own food. Cyanobacteria the best example है. Cyanobacteria unicellular भी हो सकते हैं, colonial भी हो सकते हैं, ग्रुप में रहते हैं बहुत सारे cyanobacteria, और they may be filamentous, है ना. मेनली कहाँ फाउंड होते हैं, मरीन हैबिटेट्स में और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में हमें मिलते हैं. जो इनकी कॉलोनीज होती हैं इनके ऊपर एक लेयर होती है, जेली लाइक लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं जेलीटेनस शीट. जैसे आप देख सकते हो कि अगर हीट्रोसाइस्ट का एग्जांपल देखें, इसके ऊपर ये देखो कवरिंग है जेली लाइक, इसका नाम होता है म्यूकिलेजिनस शीट होती है. इसी तरह अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उनपे होती है जेलीटेनस शीट. ठीक है, अब क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एल्गल ब्लूम्स, है ना. जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो पानी के अंदर जो कहते हैं ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे प्लांट्स इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन दैट एरिया, दैट इज नोन एज एल्गल ब्लूम. इनकी जो जितने भी वो होती है ना प्लांट्स, दे स्टार्ट्स ग्रोइंग इन दैट एरिया, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज एल्गल ब्लूम.
You can search, you know, in detail about algal bloom in Google. It's very clearly given over there. Now, some of the cyanobacteria, sorry, some of the photosynthetic bacteria, they can even fix atmospheric nitrogen with the help of specialized cells called heterocytes. कुछ cells होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक के एग्जांपल में देखो, heterocyte cells होते हैं. इनका काम क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन होती है उनको फिक्स कर देते हैं, है ना. दो एग्जांपल्स हैं ऐसे बैक्टीरियाज के जो कि है नॉस्टॉक और एनाबेना. So I hope it's clear. Now you can see this diagram of एनाबेना. It's very clearly given, है ना. So I hope it's clear. Second is chemosynthetic autotrophs. Chemosynthetic का क्या मतलब होता है? They make their foods with the help of chemicals. अब ये कैसे प्रोडक्शन करते हैं? Let's see. ये क्या करते हैं ना, जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए और नाइट्राइट्स हो गए और अमोनिया, they oxidize them, and you know, by the oxidation a lot of energy is released and they use this energy for their ATP production, है ना. अब इनका रोल क्या होता है? दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग के लिए बहुत, यू नो, इंपॉर्टेंट रोल दे प्ले. अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं? जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर. यू कैन सी दिस एग्जांपल. So these are the chemosynthetic autotrophs. There are two examples of this also, that one is Vestimentifera. So if you want to you know, remember the example, it is Vestimentifera. It is a bacteria which is a chemosynthetic autotroph. Now third is heterotrophic bacteria. Till now we were studying about autotrophic bacteria. Now we have heterotrophic bacteria. Now heterotrophic bacteria सबसे ज्यादा होते हैं, जैसा मैंने बताया कि इस अर्थ पे अगर हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन है, इट इज heterotrophic, and majority are important decomposers. They are very important, you know, as the decomposers. So decomposers क्या करते हैं? Mineral recycling में help करते हैं, and they even help in, you know, for, you know, कि dead and decaying matter पे they feed, है ना. तो they are very much important for sustaining an ecosystem, है ना. तो ये एक decomposer का रोल भी प्ले करते हैं. So in the class 10 you have already studied about the role of decomposers, है ना. So most of the heterotrophic bacteria are, sorry, most of the bacteria are heterotrophic and majority are decomposers. Now you can see some of the examples: Rhizobium, Vibria, Chlorella, and Salmonella typhi. So these are some of the examples of heterotrophic bacteria and impacts of heterotrophic bacteria on human affairs. It is very much important. Heterotrophic bacteria क्या role play करते हैं? So they are used to make curd from milk. हमें पता है lactobacillus bacteria नाम सुना ही होगा आपने कि it is used to make curd from milk. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी हेल्प करते हैं, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, है ना. इन लेग्यूमिनस प्लांट्स हमने पढ़ा हुआ है, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस रूट्स में होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. सम आर पैथोजेनिक. नाउ सम कुछ होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि क्लोरेला हो गया, टाइफॉइड हो गया, टिटनेस हो गया, है ना, एंड सीट्रस कैंकर हो गया. So these are some of the bacteria which are pathogenic as well. So bacteria हमारे लिए important भी हैं और हमारे लिए harmful भी हैं. तो ये भी बहुत important examination question है कि what are the impacts of heterotrophic bacteria on human affairs. So you should learn them by heart. Now the major, you know, most important topic from Kingdom Monera is the reproduction, that how bacteria reproduce. Now bacteria reproduce mainly by fission. Wait. Now fission क्या होता है? हमें पता है ना कि एक बैक्टीरिया है, let's see this is a bacteria and it will divide it and two bacteria will be formed. So we will be getting two bacteria and from one bacteria. It is a fission. Second क्या होता है कि जब conditions unfavorable होती हैं, है ना, when the conditions are unfavorable they produces spores. हमें पता है ना स्पोर्स क्या होते हैं. तो अब क्या होता है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, है ना. और जब, है ना, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, है ना. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करते हैं, लेट मी टेल यू.
this is the example of sexual reproduction. You can see that there are two bacteria, ठीक है? Let's name them that it is a first bacteria and it is second bacteria. अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो that इस बैक्टीरिया ने क्या किया, ये दोनों एक दूसरे के पास आए, है ना? अब ये क्या हो रहा है, ये इसका डीएनए है और ये इसका डीएनए है ना, ये भी डीएनए है और ये भी डीएनए है। अब क्या होगा कि ये वाला बैक्टीरिया या इन दोनों में से कोई भी बैक्टीरिया एक जो होगा वो अपना डीएनए इसमें ट्रांसफर कर देगा, ठीक है? इट विल ट्रांसफर इट्स डीएनए, है ना? और है ना, अब ये ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये वाला बैक्टीरिया क्या होगा, अपना डीएनए इसमें ट्रांसफर कर देगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए ट्रांसफर भी होता है ना? सो बैक्टीरिया एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन क्या होता है कि बैक्टीरियाज मतलब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज, है ना, which happens by the transfer of DNA from one bacteria to the another bacteria. It is known as conjugation. Very important term, CON, conjugation. Conjugation, you should note this in your notebook, a very important term, that is conjugation. So bacteria show three types of reproduction. What is fission? It splits into two bacteria. Second is spores, it produces spores and these spores germinate to produce new bacteria. And third is conjugation, है ना, sexual reproduction by the transfer of DNA from one bacterium to the another bacterium. So this is all about the reproduction in bacteria. So let's move on. It is the last topic now from the kingdom Monera, that is mycoplasmas. Now as you can see the structure of mycoplasmas, okay, so this is a structure of mycoplasmas and you can see that these are the DNAs, ribosomes, RNA and metabolites. Now there are some of the basic characteristics of mycoplasmas given in the book. First is that they do not have the cell wall. Mycoplasmas की cell wall नहीं होती, very important. Second is they are the smallest living cells known. इनसे ये सबसे छोटे cells हैं जिन्हें आज तक हम ढूंढ पाए हैं. They can survive without oxygen. इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है? अगर ऑक्सीजन हो या ना हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर पैथोजेनिक. ये डिसीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा डिटेल नहीं है पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो माइकोप्लाज्मास क्या है, इनमें सेल वॉल नहीं होती, है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं जिन्हें आज तक हम ढूंढ पाए हैं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती सर्वाइवल के लिए और पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है? डिसीज कॉज करते हैं. पैथोजेनिक का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग, ठीक है? तो पैथोजेनिक भी होते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ mycoplasmas. So we have completed, I think, now kingdom Monera. Let me check. Yes, we have completed. So in this video we have studied about कि कौन कौन से अटेम्प्ट्स हुए थे क्लासिफिकेशन के. लेट्स गो बैक एंड वी विल सी. नाउ हमने सबसे पहले क्या देखा कि एरिस्टोटल जो थे, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था. प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई किया था और एनिमल्स को रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड एनिमल्स में क्लासिफाई किया था, ठीक है? और फिर हम गए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरलस लिनेयस ने दिया था. इसमें दो किंगडम्स बनाए गए थे, प्लांटे और एनिमेलिया. इसके डीमेरिट क्या थे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कोई डिफरेंस नहीं दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई डिफरेंस नहीं दिया और हीटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया. सो इट वाज अ ड्रॉबैक. फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969. फाइव किंगडम्स बनाए गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे. व्हाट वर द बेसिस? कि सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर की, वेदर सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और थैलस ऑर्गेनाइजेशन की, वेदर इट इज यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर. थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
कि whether they are autotrophic or heterotrophic, reproduction and phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship means evolutionary relationship, कि दो organisms है तो उनके बीच का relationship क्या है evolution में, कि क्या वो पहले organisms का एक ही ancestor था या नहीं था, तो ये भी consider किया था R.H. Whittaker ने. ये एक टेबल है, इट इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, है ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम्स, है ना. नाउ देन वी हैव स्टडीड अबाउट किंगडम मोनेरा. In this we have studied about कि bacteria's most abundant organisms हैं, they can survive in the most harsh climatic conditions में भी survive कर सकते हैं, near the volcanoes, in the deserts, snowy areas में भी, और oceans में भी, deep oceans में भी we can found them, है ना. and most are parasites. फिर हमने शेप्स के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई करा था कोकस, बैसिलस, वाइब्रियम एंड स्पाइरलम में, है ना. देन वी हैव स्टडीड अबाउट कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भले ही सिंपल दिखता है बट दे हैव इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि दे कैन सर्वाइव इन द मोस्ट हार्श कंडीशंस. तो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि उसकी प्रॉपर्टीज को हम जज नहीं कर सकते कि ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते दो वी हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना. तो बैक्टीरियाज एक एग्जांपल है कि लाइक कि स्ट्रक्चर ही सब कुछ नहीं होता. देन वी हैव बैक्टीरियाज को हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ऑटोट्रॉप्स एंड हीटरोट्रॉप्स में. ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बना सकते हैं, हीटरोट्रॉप्स नहीं बना सकते. फिर इन्हें भी हमने क्लासिफाई किया था बैक्टीरियाज को आर्की बैक्टीरियाज में. आर्की बैक्टीरियाज क्या होते हैं, दे आर द प्रिमिटिव बैक्टीरियाज. ये होते हैं इसमें, है ना, प्रिमिटिव बैक्टीरियाज होते हैं और मोस्ट हार्श कंडीशंस में भी दे कैन सर्वाइव. फर्स्ट इज हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स कौन होते हैं, सॉल्ट लवर्स, दे आर मेनली फाउंड इन सॉल्टी एरियाज. थर्मोएसिडोफाइल्स कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर फाउंड इन इन द हॉट स्प्रिंग्स. तो हम कह सकते हैं दे आर हॉट स्प्रिंग लवर्स, इन्हें हॉट स्प्रिंग्स में जाना बहुत पसंद है. थर्ड इज मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस मेनली मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन फ्रॉम द काउ डंग, है ना. यू बैक्टीरियाज हैं, दे आर द ट्रू बैक्टीरियाज, दे हैव दे आर द ट्रू बैक्टीरियाज. दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हीटरोट्रॉप्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स हैं, दे अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे कैन बी टू टाइप्स, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में हमारा एग्जांपल था साइनोबैक्टीरिया का, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है ना. कीमोसिंथेटिक में हमारा एग्जांपल था वेस्टीमेंटिफेरा का, है ना. कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की मदद से उन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं, पहले नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को, और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना. हीटोट्रॉफ होते हैं बैक्टीरिया, दे में भी पैरासाइटिक, दूसरे की बॉडी में जाते हैं और उससे फूड लेते हैं, और या फिर सेप्रोफाइटिक मींस कि जो जितनी भी डेड और डिकेइंग बॉडीज हैं उनसे अपना फूड लेते हैं. तो ये हमने किया था, है ना. लेट मी गो टू द, यस, है ना. द नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारे इम्पैक्ट ऑफ हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की. बैक्टीरिया जो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं हमारे ऊपर उनका क्या इफेक्ट होता है, कि दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क. इसमें मैंने एग्जांपल दिया था लैक्टोबैसिलस का. इट इज एन बैक्टीरिया जिसकी मदद से हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से. फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में भी हेल्प करता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में. फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, है ना, कि बैक्टीरियाज हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं, दे आल्सो हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन in leguminous plant. For example, rhizobium, it is the bacteria which help in fixing nitrogen in leguminous plants. Some are pathogenic भी होते हैं जो हमारे अंदर diseases cause करते हैं. इसमें एक चीज जो रह गई वो थी कि हाँ, कि heterosized बैक्टीरिया heterosized होते हैं. रुको मैं बताता हूँ आपको. Wait, let me go for there. या दिस इज की, हाँ, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो होते हैं नॉस्टॉक और एनाबेना. इनमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं हीटरोसाइट्स व्हिच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना. तो दिस वाज अबाउट द heterotrophs bacteria we have done. And हाँ, फाइनल वी हैव डन अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की. 3 मोड्स हैं बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के, कि या तो वो फिजन करेंगे, एक बैक्टीरिया दो में टूट जाएगा, या तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. थर्ड है कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया आएंगे एक दूसरे के पास और एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे में ट्रांसफर कर देगा. तो दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो. So this was there, and finally we had mycoplasmas. Mycoplasmas are the smallest structures known to us. They do not have the cell wall, they can survive without oxygen, or inme some are pathogenic as well, they causes the diseases. In
animals and plants. This was all about your Kingdom Monera. I hope that you like this video. I hope that you like these animations also. So if you love this video, don't forget to like and subscribe, because I am going to make the next video only if I got to see your support through likes and through the comments only. So this was my the beginning, and I will be making lot many videos if I get your support. So don't forget to like and subscribe my channel. I hope that you will support me so that I can support you. At the end, after finishing this lecture or after finishing this chapter, we will be doing some of the neat questions. है ना? So again, I am saying don't forget to like and subscribe. Make a target for more than 1,000 likes. Okay. So here we end our lecture. I hope that you liked it, and don't um, I need your support. Yeah, it's my first video. Okay. So have a nice day.